ना नई ना पुरानी, न राजा न रानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। और मैं हूँ विक्रांत रेहानी। नमस्कार। और मेरे साथ हैं आज देश के जाने माने लाइफ कोच विशेषज्ञ दिलबाग सिंह, जो ब्रेन पावर सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं। जनाब अनगिनत स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, डी एडिक्शन सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में और कॉरपोरेट हाउसेस में जाते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं, ताकि लोगों का बेस्ट जो है वो उनको दिखा सकें। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, अनगिनत ऐसे इश्यूज हैं, स्फीयर्स हैं जहाँ पे ये अपना होल्ड रखते हैं। सो आइए बात करते हैं दिलबाग सिंह जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 30 साल से ऊपर का आपका सुनहरा तजर्बा, तो उन 30 साल के जर्नी को आप कैसे देखते हैं? Quite enriching. I really enjoyed. Lots of ups and downs, but जी कहते हैं ना कि इंसान जो है वो nothing but heap of experiences है ना, जी तजुर्बों का एक पुलंदा है। जी बिल्कुल तो जैसे भी खट्टे मीठे शोर जैसे भी रहे, जी वंडरफुल और बहुत ही लर्निंग के समय रहा मेरा साथ। जी। दिलबाग सिंह जी, जैसे आपने बताया हमें कि आपके खट्टे मीठे तजुर्बे रहे, मुझे इस सब में जो आपका मैं प्रोफाइल देख रही थी और मेरे सूत्रों ने बताया भी कि आप डी एडिक्शन में भी, आप उस फील्ड में भी वर्क कर चुके हैं। तो वो तजुर्बे के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? जी जी देखिए, बड़ी समस्या है ना, और कई बार हम कहते हैं कि पंजाब की समस्या है। जी हाँ, पंजाब में तो ये समस्या बहुत, पूरे देश में ये गूंज रही है बात। जी। जी लेकिन अब पंजाब के साथ साथ लगाएं तो आप हरियाणा, जी हिमाचल, इवन उत्तर प्रदेश, है ना, ये एरियाज भी धीरे धीरे इसकी चपेट में आ गए हैं। जी अब इस समस्या का देखिए, जो प्रॉब्लम का इसका जो रीजन है ग्रास रूट लेवल पे, जी वो है बायो साइको सोशल। जी ठीक है, ये बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, यानी कि जेनेटिक्स भी है। जी अगर मेरे परिवार में किसी को एडिक्शन है तो चांसेस है कि मैं एडिक्ट हो सकता हूँ। राइट दूसरा एनवायरनमेंट में भी है जी ना, आप हमारे आसपास के वातावरण में जो लोग जैसे जी रहे हैं उसको देख के हम सीखते हैं। राइट और तीसरा बायो साइको एंड सोशल। जी सोशल, इवन इफ आई गो बियॉन्ड, तो कहीं ना कहीं हमारे घर, हमारे पूरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। जी तो बड़ी प्रॉब्लम है और जानलेवा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, इसको जब आप हैंडल करते हैं तो ऐसा आपके कोर में वो क्या चीज़ रहती है कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँगी? क्या आपका टेक रहता है? कोई भी आपके पास एडिक्ट आ जाता है, कभी डर नहीं लगा कि ये वायलेंट हो सकता है, इसको मैं समझा, क्योंकि आज की दुनिया में किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। तो आप कैसे काउंसिल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं आप? तो एज फार एज मेरा जो तजुर्बा जी है ना, एक कार्ल रोजर हुए, बहुत अच्छे, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए जी हैं ना, उन्होंने पर्सन फोकस्ड थेरेपी दी है कि राइट इंसान के ऊपर फोकस रख के। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आप इतनी बढ़िया काउंसलिंग कैसे कर लेते हैं, है ना। तो वो कहता है कि हम काउंसलिंग की टेक्निक्स तो इजाद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन काउंसलर का जो हार्ट है, राइट उसके दिल में जो एम्पथी है, कंपैशन है, वो बाजार में नहीं मिलता। वो आपको अंदर से ही डेवलप करना पड़ता है। तो मेरी जो रही है, इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं या इतने इस तरह के स्टूडेंट्स बोलता हूँ, मैं उन्हें एडिक्ट्स भी नहीं बोलता, है ना, स्टूडेंट, क्योंकि एक नशेड़ी तो शब्द हमने दे दिया तो उसकी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी। लेकिन वो उस नशे के अलावा एक बेटा भी है, हस्बैंड भी है ना, पिता भी है ना, समाज में भी रहता है। तो सबसे बढ़िया जो मेरा तरीका है वो कंपैशन एंड एम्पैथी, और उसके बाद उन्हें अल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक एनोनिमस, 2 संस्थाएं हैं जो बिना पैसा लिए लोगों की मदद करती हैं। ये मीटिंग्स करती हैं। एक बार इसको सत्यमेव जयते में मिस्टर आमिर खान ने भी हाईलाइट किया था। तो वो सोर्स है, पहले अर्ली रिकवरी देकर उसको एनए या एए के साथ जोड़ना, ताकि वो लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये बीमारी है जो क्रॉनिक है, रिलैप्स हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिलैप्स से बचने के लिए उसे अपने जैसे लोगों का साथ चाहिए। वहाँ मैं बहुत काफ़ी नहीं हूँ, या डॉक्टर बहुत काफ़ी नहीं है, या काउंसलर नहीं है, उसे अपने रिकवरिंग फेलो मेंबर्स चाहिए। तो वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो धीरे धीरे उनको उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, फिर अपना काम परमात्मा, हायर पावर खुद करती है। बहुत गहरी बात कही कि एक लोग, 2 लोग, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स काफ़ी नहीं है। सो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ते जाना है। और एक कमज़ोर को जब 4 लोग साथ देने आते हैं तो वो कमज़ोर
शक्तिशाली हो जाता है। बहुत बड़ी बात कह दी दिलबाग जी आपने। सर मेरा आपसे एक और बात करें कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, आप अपना अनमोल टाइम आप दे रहे हैं उस पर, तो उसमें तो मैन पावर भी है, वुमेन पावर भी है ना। तो औरतों की जो दिक्कतें हैं उनको बायसनेस जब से जन्म होता है वूम टू टूम उनको फेस करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक रहता है कि आप इसका, क्योंकि असर तो होता ही होगा ना वर्क पे, एक लड़की के घर में क्या माहौल है, वो रास्ते में उसके साथ क्या हुआ और वो वर्क प्लेस पे जा रही है वहां क्या हुआ, तो ये सब कुल मिला के एक वुमेन जो एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके आउटपुट पे असर होता होगा, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय सिंगल मदर जी। आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली, लाइक मैंने उन्हें देखा भी नहीं। तो मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, उसको मैंने काम करते देखा है ना, रिस्पेक्ट अर्न करते देखा, पैसा अर्न करते देखा, बावजूद इसके कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे पढ़ाया, यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद अब मेरी वाइफ है, मैं तो यही एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, वो भी मेरे साथ काम करती है कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन जो मैंने समस्या देखी वो ये है कि औरत की जो समस्याएं हैं, हमारा उसके प्रति एम्पैथेटिक एटीट्यूड नहीं है। बहुत बड़ी बात, एम्पैथेटिक एटीट्यूड नहीं है। दिलबाग सिंह की ये बात शायद हमारे दिमाग, कान और आंखें खोल दे। एम्पैथेटिक एटीट्यूड यानी कि इमोशनल लेवल पे हम नहीं समझ पा रहे। प्लीज सर आगे बढ़िए। अब इसमें जैसे एक छोटी सी बात है ना, बहुत ओपन करना चाहता हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ मेरा फील्ड है जी। एक जैसे मेरी बेटी है, उससे मेंसेस आते हैं जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्री मेंस्ट्रुअल भी एक मूड होता है, बिल्कुल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल भी होता है, उसके वो 6-7 दिन बड़े प्रिकेरियस होते हैं, राइट। उसमें उसके मूड स्विंग, इरिटेशन, बट उसके बावजूद भी वो अपने डिमिनर को, वो अपने पूरी आइडेंटिटी को इतना कंपोज रखती है। मेरा ये मानना है कि हम सबको, औरत को हर नज़र से देखना चाहिए जी। सिर्फ ये नहीं कि वो घर में भी काम करे, बाहर भी काम करे, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। इवन वर्क प्लेस पे भी मैं देखता हूँ कि कह देते हैं कि इससे क्या होगा। मैंने शॉप फ्लोर पे औरतें देखी हैं, अब तो जो इंजन चलाती हैं ट्रेन के, हवाई जहाज उड़ाती हैं, अभी भी ना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी तरह से नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से मुझे याद आता है कोई लड़की स्कूटी चला रही हो तो लड़कों ने कमेंट ही बना दिए, पापा की परी, इससे दूर हो जाओ, ये मार देगी कहीं पे जी। तो उस पे आप बता रहे थे जी। तो मुझे यूं लगता है कि उसकी समस्याएं बहुत है जी, सिर्फ उसे चाहिए इज्जत। और मैं ये फेमिनिज्म की तरफ से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि औरत को सपोर्ट चाहिए ही नहीं जी, ये कहने की बातें हैं। क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा, उसने अकेली ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, और कब, आज से 50 साल पहले, उस जमाने में है ना, उसको कोई परवाह नहीं थी। तो औरत को ना तो बेचारी समझना है, ना उसके साथ सिंपैथी करनी है, एम्पैथी कीजिए और उसको इमोशनली नर्चर कीजिए, उसको ग्रूम कीजिए। वंस शी ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट हर, एंड डोंट डाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द वुमेन। मैंने क्योंकि जैसे गया तो कोई क्वालिटी में कोई काम कर रही है, ओ एनो की पता, इसको क्या पता, अंडर एस्टिमेट करते हैं, 30 साल हो गए, बट नहीं, वो पढ़ लिख कर आई है, वो लेबोरेटरीज में काम करके आई है ना। सो उस हिसाब से हालांकि चीजें बहुत बदली है, मैं बताऊं आपको जी। पिछले 20-25 सालों में चीजों में बहुत बदलाव, नजरिया बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर हम आज भी कुंठित हैं। तो आपने बड़ी सहजता से, कितनी बड़ी समाज की कमी है आपने इतने अच्छे से बता दी। तो उस कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि विक्टिमाइज तो एंड में वो एक आधा जो पॉपुलेशन का हिस्सा है, हमारा रिसोर्स है वुमेन, वो कहीं ना कहीं विक्टिमाइज हो जाती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आप अपने जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मैन पावर है, जो मतलब मर्द लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आप फिर किस तरह से समझाते हैं, क्या क्या टेक रहना चाहिए, किस तरह से हैंडल करें, क्या आउटलुक रखें? सेंसिटाइज करना है ना जी। एक तो जज ना करें हम, राइट, है ना। एक फीमेल है, उसने किसी भी तरह के बाल बनाए हैं, किसी भी तरह के कपड़े डाले हैं, हालांकि यूनिफॉर्म होती है ज्यादातर कॉर्पोरेट हाउसेस का सवाल आपने पूछा है, लेकिन वहां पर भी कुछ डे होता है, तो हम इवन उसके कपड़ों तक से जज करते हैं, है ना। किसी ने मॉडर्न लुक डाल ली तो उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल है, उसको वैसे कपड़े डालने पसंद है ना। वो स्टाइल से बात करेगी, बाल खुले छोड़ेगी, बाल बांधेगी, अपने आप को लिपस्टिक लगाएगी, वो उसका वे ऑफ लाइफ है, हमें उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स नॉट जज अ वुमन, राइट, फ्रॉम हर बैकग्राउंड और फ्रॉम हर जेंडर। शी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड
इक्वली केपेबल। तो नॉन जजमेंटल अप्रोच, राइट एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स हर जी एंड बिलीव इन द डिग्निटी। जी मेरी माँ भी तो, हर किसी की माँ भी तो औरत ही है, राइट, बहुत गहरी बेटी बात। भी तो औरत ही है। राइट और एक चीज और एंड में बोलना चाहूंगी, घर में उसे इज्जत देनी बहुत जरूरी है। राइट आपने मुझसे सवाल तो कॉर्पोरेट का पूछा है, जी लेकिन मेरा बेटा ही देखता है कि मैं अपनी वाइफ को या उसकी माँ को कैसे ट्रीट करता हूँ। तो चुप करके बैठ जा, तू रहने दे, वो करती होगी तू काम, पर मेन तो मैं ही लीड कर। अब जब ऐसी चीजें मैं अपने बेटे या बेटी के सामने बोल रहा हूँ, चाहे वो बेटी फीमेल है, उसके माइंड में ना कुछ चीजें डाउनलोड हो रही हैं। राइट हमें उसको इज्जत वहीं से देनी है। वंस आई शिफ्ट माई पैराडाइम, पीपल विल शिफ्ट। बहुत गहरी बात की सोच, हमारे एक्शंस, उससे समाज बदल जाएगा धीरे बस। धीरे। सर अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि वर्क प्लेस पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कई बार ग्रुपिज्म हो जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इवन अगर कोई स्कूल है उसके स्टाफों में भी ग्रुपिज्म होता है, तो वहाँ पे फिर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उससे एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। उस पे आपका क्या टेक है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह से की जाए? राइट, देखिए कॉन्फ्लिक्ट को कई जगह कहा जाता है कि मतभेद, जी बट मनभेद नहीं। राइट मतभेद, मनभेद नहीं। हाँ, अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना किया जाए जी तो फिर वो मतभेद मनभेद में कन्वर्ट हो जाता है, जी विकराल रूप ले लेता है। जी इसको रिजॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है कि कई तरह के तरीके हैं। फॉर एग्जांपल एक अथॉरिटेटिव मैनर है जी कि आप अथॉरिटी पोजीशन पे हो, आप कहते हो भैया ऐसे ऐसे, मैं जो बोल रहा हूँ चुप शांत, पर उसके लिए आपको वो अथॉरिटी होनी भी चाहिए जी कि आपका वो स्कूल का प्रिंसिपल या उस शॉप फ्लोर का मैनेजर, वो इज्जत उसके पास है, जी तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देगा अथॉरिटेटिव मैनर में। जी दूसरा तरीका होता है कई कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड भी करना चाहिए। राइट कुछ छोटा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जी जी आप उसको ज्यादा तूल दें ही ना, जी। अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसे आप कुछ दिन छोड़ दें। जी समटाइम नेचुरल कोर्स अपने आप चीजों को बदल देता है। जी आपको वही दो लोग, वही दो ग्रुप 2 दिनों में फिर इकट्ठे बैठे मिलेंगे। Right. ठीक। तीसरा आता है कॉम्प्रोमाइज। अब ये बड़ा ट्रिकी है, जी हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज ढूंढते हैं, जिसको हम पंजाबी में बोल देते हैं जुगाड़। जी हालांकि जुगाड़ का मतलब है भी कि ये मशीन वहां काम होनी है, यहाँ काम करवा दो, ये पंखे का स्क्रू यहाँ नहीं लगता, वहां लगा दो, टाइम पास जुगाड़। हाँ हाँ, लेकिन हम ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी जुगाड़ करते हैं, जी टाइम बीइंग। लेकिन जख्म को अगर हम अनट्रीटेड छोड़ दें, उसमें पस पड़ेगी, बिल्कुल उसमें इन्फेक्शन बढ़ेगी। ऊपर से कपड़ा डाल दें, राइट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हो गया। जी कई बार जख्म को खोलना पड़ता है, रुई लेकर साफ करना पस पड़ता है, निकालनी पड़ती दर्द है। भी होगा, राइट चिल्लाएगा भी आदमी, लेकिन 2-3 दिनों बाद वो कहेगा वाह, है ना, ठीक हो गया मैं। सेम इज विद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसकी अप्रोच है इंटीग्रेटेड, राइट जिसको हम कई बार कोलैबोरेटिव अप्रोच भी जी कहते जी हैं। जी दोनों ग्रुप सामने बैठे, जी एक मीडिएटर बैठे, जी वो मीडिएटर वो हो जो दोनों उसकी सुनते हो, जी अथॉरिटी हो। जी उसके बाद जिसने जो गलती की, जिसने जो नहीं की, उसको वही ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्कस किया जाए। जो गलत है उसे वार्निंग दी जाए जी और उसको कहा जाए कि इसको रिपीट नहीं होना, और जो सही है उसे अप्रिशिएट किया जाए, और फिर दोनों को उस लेवल पे ला दिया जाए कि अंडरस्टैंडिंग करके अगर एक दूसरे को फॉरगिव कर सकते हैं उसकी गलतियों को, जी, जी। उसको फॉरगिव करें, लेट गो करें और आगे बढ़ें। सो दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटेड अप्रोच, बट उसमें ट्रांसपेरेंसी, नॉन बायस्ड, नॉन जजमेंटल, कोई पार्शियलिटी नहीं, तो वो दोबारा वो कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं होगा। आप देख रहे हैं हमारे समाज में जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, जी जी कम नहीं हो रहे। रीजन, हम उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। राइट। इवन वर्ल्ड लेवल पे भी अगर मैं बात करूं, लीडर्स जो हैं, पॉलिटिक्स हो रही है दो अलग अलग मुल्कों के बीच में, तो वो जुगाड़ लगा के थोड़ी देर के लिए शांत कर रहे हैं, लेकिन फिर वो विस्फोटक हो जाता है, थोड़ी देर बाद वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाती है। सो उसका यही है कि हम सिर्फ उसके ऊपर चादर डाल के बैंडेज कर रहे हैं जी। हम प्रॉपर जो बेसिक इश्यूज हैं उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रहे। राइट, जैसे कास्ट है, जी। रिलीजन है, जी। कंट्री है, जी। जियो पॉलिटिक्स है, जी। है ना। अब जो ये इतना चल रहा है, इतनी है ना, वॉर्स जी। चल रही हैं अलग जी अलग, जी जी आपको क्या लगता है कि ये सब कॉम्प्रोमाइज है? जी कहीं यूएन हो, कहीं हम, कभी जी, वो, कभी ये, कभी, जी लेकिन अगर हम उसे कोलैबोरेटेड अप्रोच में चलें और जी। गलत को कहें कि गलत है, जी आप हमारा ही देश देख लो, गलत जो है आधे लोग कह रहे हैं कि वो सही है, आधे कह रहे हैं वो गलत है। जी, बंट जाता है देश, बट गया, जी। बटना नहीं है, जो गलत है वो गलत है। अगर एक छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, जी। बच्चे
तो क्यों नहीं यूनाइटेड आवाज उठती कि ये गलत है, जो पावरफुल आदमी है वो गलत है। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। फिर उन्हें टेबल पे बुलाएं, क्योंकि उन्हें आधे देश तो सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं। सो कॉम्प्रोमाइज नहीं, नॉन जजमेंटल, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, इंटेग्रिटी के साथ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात। सर, इसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ जो आ रही हूँ, वो आप इस करंट फील्ड में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका योगदान है, आप वहाँ टीम बिल्डिंग पे भी काम करते हैं। तो एक अच्छी टीम बनाने के लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, उस पर बात करते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट, क्योंकि एक मिस्टर युवल हरारी हैं, उनकी बहुत अच्छी किताब डॉक्टर युवल नोआ हरारी, जी है ना, आपने सुना है जी। तो उनकी किताब है कि 21 पॉइंट्स फॉर 21st सेंचुरी पीपल, वंडरफुल किताब है जी। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इस 21वीं सदी में, खासकर पोस्ट कोरोना, 4 सबसे बड़े स्किल्स हैं जी। फर्स्ट कम्युनिकेशन, सेकंड क्रिटिकल थिंकिंग जी, थर्ड क्रिएटिविटी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोलैबोरेटिव। और आपने जो सवाल पूछा है वो कोलैबोरेटिव स्किल पे पूछा है। इसमें है कि देखिए, टीम बिल्डिंग एक अलग चीज है जी, टीम वर्क अलग चीज है जी, और टीम बॉन्डिंग अलग चीज है जी। टीम बिल्ड का मतलब होता है हम एक टीम को बना करते, खड़ा करते हैं, बनाते हैं जी। और टीम बॉन्डिंग का मतलब है कि उन टीम के मेंबर्स में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, राइट। वो कई बार डेंजरस हो जाता है, राइट, क्योंकि वहां पर फिर बैक बाइटिंग, वहां पर फिर ग्रुपिज्म, वहां पर फिर फेवरेटिज्म। ग्रुप, आपने जो वर्ड यूज किया है टीम वर्क जी, टीम वर्किंग के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन उस टीम को चलाने के लिए जैसे MS धोनी रहे जी, है ना जी, अब सबसे सक्सेसफुल आदमी वो रहा MS धोनी जी, है ना, या उससे पहले कपिल देव रहे, राइट, दे वर वंडरफुल टीम लीडर्स, कैप्टन्स। तो उस टीम को चलाने के लिए एक लीडर होना बहुत जरूरी है जी, बहुत ज्यादा जरूरी है, और विजन बहुत क्लियर होना जरूरी है, राइट। जब तक टीम को विजन नहीं क्लियर कि हम सब इकट्ठे काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, ना विजन को लेकर, ना मिशन को लेकर, और ना अपने लीडर को लेकर, तभी वो टीम वर्क प्रॉपरली हो सकता है। अदरवाइज सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मींस वो विजन, अब जैसे हमारा फ्रीडम का विजन था ना, ले ली ना हमने 1947 में आजादी। एक नरम दल था, एक गरम दल था, एक सुभाष चंद्र बोस जी थे, एक महात्मा गांधी जी थे, एक तरफ भगत सिंह। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, आजादी, आजादी संपूर्ण जी। मिशन अलग अलग थे जी। एक कहता ठोक के लेंगे, हाँ। एक कहता रोक के लेंगे, हाँ। एक कहता वायलेंस से लेंगे, एक कहता नॉन, लेकिन विजन क्लियर था। तभी मिस्टर सुभाष चंद्र बोस जो हमारे इतने बड़े नेता रहे हैं, नेताजी बोलते हैं हम तो उन्हें, उन्होंने जब अपनी बटालियंस बनाई है ना, इंडियन नेशनल, जो उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, उनमें पहली उन्होंने अपनी बटालियन का नाम रखा गांधी, राइट, नेहरू। लोगों को ये चीजें पता नहीं पता, तो रीजन मैम विजन सेम था। आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, विजन सेम था। आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, जात अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, एक अलग हो सकता है, विजन। तो आपने जो सवाल पूछा उसका सिंपल जवाब है, अगर मेरा विजन मिशन दोनों का बराबर है जी, और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और एक आदमी या 2 आदमी इसको लीड करते हैं बिना कंफ्यूजन, टीम वर्क बहुत अच्छा होगा, टीम वर्क अच्छा होगा और आउटपुट आएगा। ठीक है सर, हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को, जो अब कॉर्पोरेट में कई लोग काम भी कर रहे होंगे, कुछ तैयारी कर रहे हैं, वो लॉन्च अप के लिए तैयार है कि हाँ, अब हम यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से और अब हम इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे, उनको जाते जाते आप क्या सुनहरी कोई शब्द, कोई पैगाम देना चाहेंगे कि सक्सेसफुल कैसे हों वो? राइट, देखिए सक्सेसफुल तो खैर एक प्रोसेस है ना, सक्सेस एक प्रोसेस है जी कि मैंने जीवन में मैं सक्सेसफुल हुआ या मैं अपने जीवन में अच्छा जीवन जिया, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा मैसेज है कि कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करें जी। जैसे आप हैं, आपका काम है जी, आप मुझसे कितने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं जी, ये आपका कॉम्पिटेंस है ना। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे जो मैं दे पाया बहुत खूबसूरती से, बेस्ड ऑन माय कॉम्पिटेंस जी। तो मेरा मैसेज यूथ को एक ही है कि हम इस वक्त पूरी दुनिया की यंगेस्ट फोर्स हैं जी, सबसे यंग लोग भारतीय हैं जी। अपनी कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करें, फील्ड में उतरने से पहले अपने स्किल्स को ऑन करें, और स्कूल और कॉलेज के दौरान काम करें, वर्क करें, और जैसे जापानीज से हम बहुत सीखते हैं, वो अपने मोजे तक खुद धोते हैं, वो अपने अंडरगारमेंट्स तक खुद धोते हैं।
हमारा यूथ कहीं आज शायद पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। राइट, स्पून फीडिंग पे हाँ, चलता तो है। वो डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट बने, अर्निंग करे, अपना काम करे और कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करे कि अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है तो आप भूखे नहीं मर सकते। बहुत मेरी बढ़िया माँ की सेइंग है एक बड़ी अच्छी जी। कि जिसके पास मतलब वो अब देसी हरियाणवी थी, जी है खैर अभी जिंदा है, मतलब जी, उस God वक्त bless छोटे her। होते हुए जी मुझे बोलती थी कि दिलबाग, जो इंसान जिसके पास हुनर वर्ड यूज करते थे, जी जिसके पास हुनर है ना, वो जी पेड़ के नीचे भी जी अपनी जीविका कमा लेगा। कमा लेगा। राइट, राइट, बहुत सो गहरी यही बात। मेरा मैसेज है, बी स्किलफुल, इंप्रूव योर कॉम्पिटेंसी। जी, ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, ये थे हमारे साथ भारत देश के जाने माने एक इंटेलिजेंट एक्सपर्ट लाइफ कोच दिलबाग सिंह जी, और इन्होंने बहुत गहरी बातें की। अपने ऊपर काम करना जरूरी है, अपने ऊपर काम करें और विजन और मिशन को देखकर आगे बढ़ते चले जाएं। जो सक्सेस है वो एक प्रोसेस है, यूं नहीं कि हम उचक के पकड़ लें। सो मेहनत करते रहें, हम ऐसे एक्सपर्ट्स को आपसे मिलवाते रहेंगे, क्योंकि तेरी मेरी कहानी खूबसूरत है और खूबसूरत हो सकती है अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपकी एंकर विक्रांत रेहानी, कैमरामैन बबलू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद सर।